गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो कर रहे थे। गाइस लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 किए थे डीके गोयल के, जिसको हमने सॉल्व किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने बताया था फर्दर दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरे टाइप को बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गाइस अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए डीके गोयल के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक, वो सब किए हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। गाइस आज की इस वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो दूसरा टाइप है दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है, ठीक है, वेट कैसे असाइन करते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड दोनों में सबसे ज्यादा बेटर है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन करना गुडविल का वो ज्यादा बेटर होता है या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना, यानी दोनों में से कौन सा अच्छा बेटर, कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड बेटर है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करने के बाद हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब होता है सारी मैंने थ्योरी यहाँ पे लिख रखी है, लेकिन ये थ्योरी आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी जब हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो गाइज यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कहा कि द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज, यानी पिछले 4 वर्ष का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, जिसका जो ईयर एंडिंग है वो 31 मार्च है, यानी कि जो ईयर एंडिंग हो रहा वो फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में हो रहा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पीएल अकाउंट बनाया गया होगा वो फाइनेंशियल ईयर से बनाया गया होगा। ठीक है, तो देखो 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट दिया है 80,000 का, और 2022 को दिया है 1 लाख का, 2023 में दिया है 1,10,000 का, और 2024 यानी 2024 में प्रॉफिट दिया है 1,50,000 का। ठीक है, अब देखो नीचे हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। ये तो आपका एनवाईपी हो गया ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और कैसे कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको वेट असाइन करके दिया है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा ना वेट्स टू बी यूज्ड आर 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है गाइस क्वेश्चन में वेट नहीं दिया होता है, लेकिन आपसे फिर भी पूछता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो उस केस में क्या होता है गाइस, आपको वेट जो है वो खुद से असाइन करना पड़ता है, और कैसे असाइन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि यहां पे वेट दिया है तो हम क्या करेंगे, जैसे दिया है एज इट इज लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं है। आप सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन में ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हमें क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना होता है तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, इसके बाद जो ईयर दिए जितने साल के भी ईयर दिए हैं उतना आप कॉलम बना लेंगे। जैसे 2021 दिया था, 2022, 2023, 2024 4 साल का प्रॉफिट दिया था, तो 4 कॉलम ये बना लेंगे, और एक कॉलम आप सुविधा के लिए अपने बना लेंगे क्या, टोटल का नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बना लेने से थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो आप टोटल का भी कॉलम बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया है उसको एज इट इज आप यहां पे लिख लो। जैसे 2021 का जो प्रॉफिट दिया था वो कितना दिया था, 80,000, उसको लिख लिया हमने। इसके बाद 2022 में जो प्रॉफिट दिया है वो कितना है, 1 लाख, इसको एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद 2023 का जो प्रॉफिट था 1,10,000, और 2024 का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1,50,000। ठीक है, तो एज इट इज आपने जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था वो आपने लिख लिया। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। फिर इसके बाद इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे क्या करेंगे, वेट लिखेंगे। ठीक है, वेट भी क्योंकि क्वेश्चन में असाइन करके दिया है तो एज इट इज आप लिख लेंगे। 2021 का 1 दिया था, 22 का 2 दिया है, 23 का 3 दिया है, और 24 का 4 दिया है। ठीक है, आप एज इट इज लिख लेंगे। अभी तक देखो हमने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया था बस वही उतार दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो वेट दिया है ना इसका आप टोटल कर लोगे। क्या कर लोगे, टोटल। तो देखो 1 और 2 कितना हो गया, 3 + 3 6 और +4 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये टोटल ऑफ वेट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक काम और आपको यहाँ पे करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। सर प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, देखो
जो प्रॉफिट एंड लॉस था इसको हमने ए मान लिया और जो वेट था उसको हमने बी मान लिया, बस प्रोडक्ट आपका निकल गया। आपको क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई कर देना है बी से, तो ए इंटू बी कर लेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किस में करना है, वेट में करना है, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 80,000 इंटू 1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 80,000 इंटू 1 कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 80,000। 1 लाख इंटू 2 कर लेंगे तो आ जाएगा 2 लाख। 1,10,000 इंटू 3 कर लेंगे तो आ जाएगा 3,30,000 और 1,50,000 इंटू 4 कर लेंगे तो आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट आ गया। फिर आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट का टोटल कर लेना है। तो 80,000 प्लस 2 लैक्स प्लस 330 और 6 लैक्स, तो इसका टोटल आप करेंगे तो टोटल आप प्रोडक्ट जो आएगा वो आ जाएगा आपका 12,10,000। ठीक है, बस आपका काम हो गया। अब इसके बाद अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल के वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जैसे वहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आपने क्या देखा था, उसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले यहां पे आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, यानी जो आपने टोटल प्रोडक्ट निकाला प्रॉफिट को लेकर के, जो कि कितना आया था 12,10,000 रुपया, ये ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ले लिया गया। इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं टोटल ऑफ वेट से, जबकि हम जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे हम डिवाइड किससे कर रहे थे, नंबर ऑफ ईयर से, लेकिन याद रखना वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम डिवाइड किससे करते हैं, टोटल ऑफ वेट से। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे वेट का टोटल निकलवाया था, कितना आया था 10 आया था, तो 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,21,000, और ये कौन सी फिगर होगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगी। ठीक है, इसके बाद आप गुडविल आसानी से निकाल लेंगे, और गुडविल का फार्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया 1,21,000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, नंबर ऑफ ईयर से, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया था 3 दिया था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका गुडविल का रुपीज 3,63,000। ठीक है, एक बार चेक करते हैं बुक में कितना आंसर आया है। तो देखो बुक में भी सेम आंसर आया है, एक सेकेंड, बुक में सेम आंसर आया 3,63,000, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, आओ अब हम कुछ बातें समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है इस वीडियोज में जो मैंने लिया है, या फिर डीके गोयल का जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पे वेट ना दिया हो। हर क्वेश्चन में वेट दे देता। जनरली आपको एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आएगा भी ना तो आपको वेट असाइन करके दिया रहता है, आपको खुद से नहीं करना। लेकिन हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जहां पे वेट ना गिवन हो और आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना हो। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन में वेट ना दिया हो तो सर हम कैसे वेट को असाइन करते हैं, तो सुनो, इसी क्वेश्चन को एज अ एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे वेट असाइन करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरी बात को 5 मिनट जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना। एक बात बताओ, जैसे मान लो आपकी फैमिली है, ठीक है, आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके दोस्त हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे ज्यादा वेट किसको देते हो, तो हर एक इंसान का यही आंसर होगा कि सर मैं सबसे ज्यादा वेट देता हूं अपनी फैमिली में अपने फादर, अपने मदर को, यानी अपने पेरेंट्स को। ठीक है, अगर उसके बाद मैं कहूं कि उसके बाद बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या सबसे ज्यादा वेट किसको देते हो, तो सबसे ज्यादा वेट उसके बाद अगर आप किसी को देते हो तो वो है आपके भाई बहन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं पूछूं उसके बाद किसका इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा, तो वो होते हैं आपके फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप वेट असाइन कर रहे हो। जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज्यादा वेट दे रहे हो, उससे कम जो इंपॉर्टेंट है उसको कम वेट दे रहे हो, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है उसको सबसे कम वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा वेट किसको असाइन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को, देन किसको कर रहे हैं, भाई बहन को, देन किसको कर रहे हैं, फ्रेंड्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो जितना रीसेंट प्रॉफिट होता है, याद रखना गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए जो सबसे रीसेंट प्रॉफिट होता है, सबसे नया प्रॉफिट जो होता है उसको हम सबसे ज्यादा वेट देते हैं, और जो जितना ज्यादा पुराना प्रॉफिट होता है उसको हम सबसे कम वेट देते हैं। जैसे देखो, अगर हम ये जो 4 साल यहां दिया था 2021, 2022, 2023 और 2024, तो इसमें हमने सबसे कम वेट किसको दिए हैं, जो सबसे पुराना प्रॉफिट है। तो बताओ इन चारों साल में से सबसे पुराना प्रॉफिट किसका है, 2021 वाला, इसीलिए इसको 1 वेट दिया गया। फिर इसके बाद सबसे पुराना कौन है, 2022 का, ठीक है, इसको 2 वेट दिया गया। फिर इसके बाद सबसे पुराना कौन है, 2023 का,
इसको 3 दिया गया और सबसे ज्यादा वेट किसको दिया गया, जो लेटेस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा वेट दिया गया। तो याद रखना जब खुद से हमें वेट असाइन करना हो तो जो सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम सबसे ज्यादा वेट देते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट कौन है, 2024 का, तो उसको हमने कितना वेट दे दिया, 4। इसके बाद सबसे लेटेस्ट कौन है, 2023 का, तो इसको हमने 3 वेट दिया। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा लेटेस्ट कौन है, 2022, तो इसको हमने 2 दिया। और सबसे पुराना कौन सा है, वो 2022 है, तो इसको हमने सबसे कम वेट दिया। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। फिर से सुनो, जो सबसे ज्यादा रिसेंट प्रॉफिट होता है उसको हम सबसे ज्यादा वेट देते हैं, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वालों को कम करते चले जाते हैं। या फिर ऐसे समझो, जो जितना ज्यादा पुराना प्रॉफिट होगा उसको हम सबसे कम देंगे, फिर उसके बाद वाले को उससे ज्यादा, फिर उसके बाद वाले को उससे ज्यादा, फिर उसके बाद वाले को उससे ज्यादा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल से और मैं आपको समझाता हूं कि वेट कैसे असाइन करते हैं। जैसे मान लो आपको इन फ्यूचर सीए करना है, ठीक है, सीए करना हो या फिर सीएमए करना हो, ठीक है, या फिर सीएस करना हो, मतलब कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेनी हो, और आप मेरे पास आओ और मुझसे बोलो कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सीए करना चाहिए, मुझे सीएमए करना चाहिए, या फिर मुझे सीएस करना चाहिए, तो पता है मैं आपको कैसे डिसीजन दूंगा। मैं आपसे ये कहूंगा, अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कैसे, आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे डेटा पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा एक बात बताना, आपको फर्स्ट क्लास में कितने मार्क मिले थे या कितने परसेंटेज मार्क मिले थे। आपने कहा कि सर मुझे तो 100% मार्क मिला था फर्स्ट में। मैंने कहा अच्छा ये बताओ 10th क्लास में तुम्हें कितना मार्क मिला था। तो आपने कहा कि सर मुझे 10th क्लास में 80% मार्क मिला था। फिर मैंने कहा ये बताओ 12th में तुमको कितना मार्क मिला। तो आपने कहा कि सर 12th में तुम्हें लगभग फेल के बराबर था, ठीक है, 30% मार्क मुझे मिले थे। तो अब आप मुझसे कह रहे हो कि ये बताइए सर आपको क्या, मुझे क्या करना चाहिए। तो बताओ मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, या फिर किस डेटा को देख करके आपसे मैं बोलूंगा कि सीए कर लो। क्या मैं फर्स्ट वाले डेटा को, जब आप फर्स्ट क्लास में थे और जब आप 100 का 100% मार्क ले आए थे, इसको देख करके मैं आपसे बोलूंगा कि आप सीए कर लो, या फिर जो 12th का मार्क आया है इसको देख करके बोलूंगा। सबसे ज्यादा वेट किसको दूंगा। तो आप खुद कहोगे कि सर सबसे ज्यादा वेट आप 12th को दोगे। इसके बेसिस पे आप डिसीजन लेकर के बताओ, क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट क्लास को लेकर के डिसीजन दे दिया तो फर्स्ट क्लास, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, लगभग 10-12 साल पुरानी बात है, तो इसको मैं वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि 10-12 साल बाद चीजें बदल जाती हैं। तो मैं सबसे ज्यादा वेट पता है किसको दूंगा, 12th क्लास को। इसके बेसिस पे मैं आपको डिसीजन लेकर के बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, भविष्य में प्रोफेशनल कोर्स करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे वेट दूं तो सबसे ज्यादा पता है वेट किसको दूंगा, मतलब मान लो ये 3 साल का प्रॉफिट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो सबसे ज्यादा वेट किसको दूंगा, 12th क्लास को। फिर किसको दूंगा, 10th क्लास को। फिर किसको दूंगा, फर्स्ट क्लास को। यानी पता यहाँ पे मैं वेट कैसे असाइन कर रहा हूँ, जो सबसे रिसेंट डेटा है उसको मैं सबसे ज्यादा वेट दे रहा हूँ, यानी कि 12th क्लास को, और जो उससे पुराना है उसको उससे कम दे रहा हूँ, और जो उससे भी पुराना उसको सबसे कम दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब जब हमें खुद से वेट असाइन करना होता है ना गाइस, तो आप इतना याद रखना, जो सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट होता है उसको सबसे ज्यादा वेट देते हैं, फिर उससे पुराने वाले को, फिर उससे पुराने वालों को, और ये क्रम आपका चलता रहता है, ठीक है। तो याद रखना। अब आइए मैं आपको समझाता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब जो थ्योरी मैंने लिखा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, दिस मेथड इज अ मॉडिफाइड वर्जन। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है किसका, ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। एज पर दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक साल के प्रॉफिट को एक वेट असाइन करते हैं। कैसे, ये देखते हुए कि कौन सा सबसे लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है। कैसे, देखो यहाँ लिखा सब द हाईएस्ट वेट इज गिवन टू द मोस्ट रिसेंट ईयर। वही बात बोला जो मैं आपको समझाया, सबसे हाईएस्ट वेट किसको हम देते हैं, जो सबसे रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है, ठीक है। आई होप अब आपको थ्योरी समझ में आ रही होगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा था, देयर आफ्टर ईच ईयर्स प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेट। यानी जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हर साल के जो प्रॉफिट होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वेट से, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में किया था। असाइंड टू इट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर लें, प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लें। इसके बाद एंड आगे लिखा हुआ, एंड द टोटल प्रोडक्ट इज द डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ वेट। फिर हमने क्या किया था, यहाँ देखो हमने क्या किया था, जो टोटल वेट आया था, ठीक है, जो टोटल प्रोडक्ट आया था उसको हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था किससे, टोटल ऑफ वेट से। वही बात यहां पे लिखी हुई है,
ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, इसीलिए पहले मैंने क्वेश्चन समझाया, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो डिवाइड कर देते हैं द टोटल ऑफ वेट से, ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है सर, आगे बताइए। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है, आफ्टर दिस द वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी जब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। फिर आपको क्या मिल जाता है, आपको गुडविल फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, कितना इजी वे में आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है द फॉर्मूला इज, अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिखी हैं। क्या कह रहा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसीडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो ये बेटर होता है किससे, एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी जो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उससे ज्यादा बेटर होता है कौन सा, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना। क्यों कह रहा, बिकॉज इट इज असाइंड मोर वेटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द लेटेस्ट ईयर। क्योंकि यहाँ पे हम जो वेट देते हैं ना, वो कैसे देते हैं, जो सबसे लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको हम सबसे ज्यादा वेट देते हैं, विच इज मोर लाइकली टू बी अर्न इन द फ्यूचर। ठीक है, जो इस बात का सबूत होता है कि हाँ यही जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है, इसी को हम ये मानते हैं कि अगले आने वाले अपकमिंग ईयर में यानी कि फ्यूचर में यही सेम प्रॉफिट हम भी कमा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है ये बेटर माना जाता है किससे, एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, कह रहा कि दिस मेथड is preferred when the profits over the past 4 or 5 year। यानी ये मेथड तब प्रीफर किया जाता है जब आपको क्वेश्चन में पिछले 4 या 5 सालों के प्रॉफिट दिए हों, और कैसे दिए हों, कह रहा कि हैव बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग आर फॉलिंग। यानी जैसे 4-5 साल का, पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हो और उसमें बहुत तेजी से क्या हो रहा हो, फ्लक्चुएशन हो रहा हो, कभी बढ़ रहा हो कभी घट रहा हो। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, सबसे अच्छा है कि हम क्या करें, उस प्रॉफिट को वेट असाइन कर लें, फिर आप जो है गुडविल का वैल्यूएशन करें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट का जो है इस्तेमाल करेंगे तो उतना रिलेवेंट गुडविल का जो अमाउंट नहीं आएगा जितना होना चाहिए। तो इसीलिए अगर फ्लक्चुएशन तेजी से हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस में, तो इस कंडीशन में सबसे बेस्ट है कि आप क्या करो, वेट असाइन करके यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन करो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, वो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखो कह रहा कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। यानी एक फर्म है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही हैं। क्या दिया है, कह रहा कि प्रॉफिट इन 2022 40,000, यानी 2022 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ था। इन 2023 50,000 का प्रॉफिट हुआ था। इन 2024 60,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, यानी कि 1 2 3 साल के प्रॉफिट आपको दिए हैं। फिर कह रहा है कि सेकंड पॉइंट में नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ 1000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2023। यानी 2023 का जो प्रॉफिट दिया है 50,000, इसमें एक नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है। और मैंने बताया था अगर किसी भी प्रॉफिट में नॉन रिकरिंग इनकम यानी कि जो बार बार होने वाली नहीं है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि जो ऑपरेशनल इनकम नहीं है, जो बिजनेस की इनकम नहीं है, अगर वो इंक्लूडेड है तो इससे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इसके सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2023 के प्रॉफिट में 1000 माइनस कर देना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लास्ट 2-3 वीडियो में आपको मैं बना के जो है बता के उसमें समझा चुका हूं सारी चीजें, कि कोई भी चीजें प्लस और माइनस क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि प्रॉफिट्स ऑफ ₹22 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब कह रहा है कि जो 2022 का प्रॉफिट था वो 6,000 से कम दिख रहा है। इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि 6,000 रुपए का जो गुड्स था ना, वो फायर से डिस्ट्रॉयड हो गया था, और उसको हमने एज अ लॉस जो है नॉर्मल लॉस मान करके उसको पीएल के डेबिट में दिखा दिया था, जिसकी वजह से 6,000 का प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 2022 के प्रॉफिट में 6,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि गुड्स have not been insured but it is thought to insure them in future। कह रहा है कि जो गुड्स है ना उसको भविष्य में क्या कर लिया जाएगा, इंश्योर्ड करा लिया जाएगा। और कह रहा है कि
आगे कह रहा है कि द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट ₹400 पर ईयर। मतलब कुल मिला के गुड्स का, क्योंकि एक बार आग लग चुकी है तो इसलिए बिजनेस क्या कर रहा है, उस गुड्स का इंश्योरेंस करा ले रहा, और हर साल ₹400 इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है। तो ये एक बिजनेस का नॉर्मल खर्चा माना जाता है, और यहाँ पे ₹400 पर ईयर दिया है, तो हर साल के प्रॉफिट से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट दिया है, कह रहा रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ₹6,000 पर ईयर। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसको ₹6,000 पर ईयर रीजनेबल रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी दे जानी है, बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एबव मेंशन्ड प्रॉफिट। मतलब उसको प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब एज अ सैलरी उसको जो है प्रॉफिट से माइनस नहीं किया गया, जबकि वो एक नॉर्मल खर्चा था, क्योंकि मालिक को हर साल देना था, तो इसको हम क्या कर देंगे, हर साल के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। ठीक है, और आगे कह रहा कि प्रॉफिट ऑफ ₹2024 इंक्लूड्स ₹5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। गाइस मैंने बात किया था इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यहां सिर्फ लिखा हुआ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कौन सा मानेंगे, मैंने बताया था जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम इन्वेस्टमेंट की इनकम को कौन सा इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं, यानी कि ये कौन सा माना जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। इसका मतलब ये बिजनेस का नहीं है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉफिट में इंक्लूड है, इसका मतलब इतने अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, ₹5,000 ये 2024 के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं सबको समझा रहा हूं। फिर कह रहा है कि गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ द 2 इयर्स का मतलब ये आपका एनवाईपी हो गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। आगे कह रहा है द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट पास्ट 3 इयर्स, द अप्रोप्रिएट वेट टू बी appropriate weights to be used are 2022-1, 2023-2, 2024-3। यानी यहां भी आपको क्वेश्चन में रेडीमेड जो है आपको क्या दे रखा, वेट असाइन करके दे रखा है। ठीक है, अगर नहीं भी दिया रहता तो देखो फिर भी यही आता, क्योंकि सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट कौन सा है, 2023 का, तो सबसे ज्यादा वेट किसको देते, इसको देते, यानी इसी को देते 3, और इससे पुराना कौन सा है 2023 का, तो इसको कितना वेट देते 2, और सबसे पुराना कौन सा है 2022 का, तो कितना देते 1, यानी 1 से शुरू होता है वेट। ठीक है, और आपको निकालना है गुडविल का वैल्यूएशन करना, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी डील नहीं है। देखो सॉल्यूशन में आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर का, 3 साल दिया है तो 3 साल का कॉलम बना लेंगे, 2022, 2023 और 2024 का, और एक कॉलम आप बना लेंगे टोटल का। नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा, अभी मैं एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा जहां पे मैंने टोटल का कॉलम नहीं भी बनाया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो गिवन है क्वेश्चन में उसको एज इट इज ले लेना है। 2022 का कितना था 40,000, 2023 में कितना था 50,000, और 2024 में कितना था 60,000। ठीक है, फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं नॉन रेकरिंग इनकम, क्योंकि नॉन रेकरिंग इनकम अगर किसी भी प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, इसका मतलब उतने अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ₹1,000 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2023 वाले प्रॉफिट से, बाकी सब में डैश करके छोड़ देंगे। फिर एक क्वेश्चन में आपका था एबनॉर्मल लॉस, यानी कि लॉस बाय फायर। अगर ये किसी साल के प्रॉफिट में इंक्लूडेड, इसका मतलब उतने अमाउंट से प्रॉफिट कम है, तो सही करने के लिए ऐड बैक कर लेंगे। तो 6,000 जो लॉस बाय फायर था, जो कि एबनॉर्मल लॉस था, ये 2022 वाले प्रॉफिट में इंक्लूडेड था, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। फिर इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि नॉर्मल खर्चा माना जाता है, इसको हम हर साल के प्रॉफिट्स में माइनस कर देंगे, क्योंकि पर ईयर देना है। ठीक है, तो तीनों साल देना होगा, तो तीनों साल में से ये माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद जो प्रोप्राइटर था उसको रीजनेबल रेम्यूनरेशन देना था हर साल, ये भी नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, तो इसको भी हर साल के प्रॉफिट से क्या करेंगे, आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेंगे हर साल के प्रॉफिट से। और एक और एबनॉर्मल इनकम शामिल थी, यानी कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2024 के प्रॉफिट में, क्योंकि इंक्लूड था, तो इसको 2024 के प्रॉफिट से माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके बिजनेस की इनकम नहीं है और उसको भी आपने इनकम में ले लिया था, मतलब पीएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि उतने अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, तो सही करने के लिए उतना अमाउंट हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे ए। तो देखो अगर हम इसको एडजस्ट करें, एक सेकंड, अगर हम इसको एडजस्ट करें 40,000 प्लस 46,000, और 46,000 में से 6,400 ये जो निगेटिव फिगर है इसको हम माइनस करें, तो आपका आ जाएगा 39,000, 39,600। ठीक है, इसी तरीके से 2000 कौन सा है 2023 वाला, इसको अगर हम एडजस्ट करें तो इसका जो एडजस्टेड यानी प्लस वाला प्लस कर लें और माइनस वाला माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू में से निगेटिव वैल्यू माइनस कर देंगे, तो फर्दर हमारी जो है पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। एक सेकेंड,
ठीक है, कितना आएगा 42,600 और 2024 का एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 48,600। इसके बाद वेट क्वेश्चन में दिया था, इसको हम बी कॉलम दे देंगे और वेट लिख लेंगे 2021 का 1, 22 का 2, सॉरी 22 से शुरू है ना, 22 का 1, 23 का 2 और इसके बाद 24 का 3। इसके बाद मैंने बताया था क्या किया था, जो वेट दिया इनका सम कर लीजिए, 1 2 3 और 3 6, तो टोटल ऑफ वेट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर आपको मैंने बताया था प्रोडक्ट निकालना होता है, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए इंटू बी करके, यानी जो ये एडजस्टेड प्रॉफिट आया इसको बी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 39,600 इंटू 1, तो ये भी आ जाएगा 39,600 और 42,600 इंटू 2 कर लेंगे तो 85,200 और 48,600 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,45,800। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे तो प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा, अगर हम 39,600 प्लस 85,200 प्लस 1,45,800 करें तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 2,70,600। ठीक है, बस अब आपको क्या करना, बस फार्मूले पर रख लेना। सबसे पहले आपको निकाल लेना क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसका फार्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो टोटल प्रोडक्ट आया था 2,70,600 और टोटल ऑफ वेट आया था 6, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 45,100। ठीक है, इसके बाद गुडविल निकाल लेंगे और गुडविल का फार्मूला क्या होता है गाइस, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 45,100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ईयर दिया है वो कितना दिया 2, तो आ जाएगा 90,200। ठीक है, आइए एक बार चेक करते हैं कि बुक में इसका आंसर कितना आया है, 90,200। देखो यहाँ पे भी बुक में सेम आंसर आया 90,200, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद कल से हम दूसरा मेथड बात करेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आइए तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। ये आपका हो गया NYP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, यानी 5 साल के प्रॉफिट को वेट लेना है। प्रॉफिट टू बी वेटेड, देखो यहाँ भी वेट दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, द ग्रेटेस्ट वेटेड टू बी गिवन टू लास्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट द 5 ईयर्स वर। अब देखो प्रॉफिट कैसे दिए हैं, 31 मार्च 2019 में दिया है 80,000 का प्रॉफिट, इसको एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2020 को जो प्रॉफिट दिया 1,05,000, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ कह रहा आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस 41,500, यानी 1,05,000 का ये जो प्रॉफिट दिया है इसमें से ऑलरेडी हम 41,500 एबनॉर्मल लॉस माइनस कर चुके हैं, जो कि गलत है। एबनॉर्मल लॉस हम नहीं माइनस करते हैं प्रॉफिट से। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 41,500 जोड़ लेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2021 को लॉस दिया है 20,000 का और इसमें लिखा हुआ कि आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन, इसमें 20,000 का गेन भी इंक्लूडेड था। तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, बताओ। अब नॉर्मल गेन अगर प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो इसका प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा होगा, उतने अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो 40,000 माइनस कर देंगे तो लॉस और बढ़ जाएगा, 20,000 लॉस पहले से था, 40 और माइनस करेंगे तो टोटल लॉस 60,000 हो जाएगा। ठीक है, 2021 का। इसके बाद हम 31 मार्च 2022 की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट दिया 1,80,000 का और 31 मार्च 2023 में प्रॉफिट दिया है 2 लाख का। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी नीचे दी हुई है। देखो कह रहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट, पहला पॉइंट दिया क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹40,000। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाते हैं, पीएल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में या फिर पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर कोई भी वैल्यू दिखाई जाती है तो उसका प्रॉफिट पे पता है क्या असर पड़ता है, प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ जाता है। ठीक है, तो सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ओवर वैल्यूड कर दिया गया है तो इसको सही करना है तो क्या करेंगे, 40,000 माइनस कर देंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, 2019 में अगर 40,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है तो 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है भाई, 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे आप 40,000 रुपया जो है माइनस करेंगे 2019 के प्रॉफिट से और दोबारा आप क्या करेंगे 40,000 रुपया माइनस कर देंगे 2020 के प्रॉफिट से। ठीक है, क्योंकि वहां भी क्या हुआ होगा, बढ़ा हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ होगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है रिपेयर्स टू मशीनरी 60,000
वह रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको डेबिट कर दिया पीएल अकाउंट के डेबिट में गलती से, यहां लिखा ना रॉन्गली, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरह की एडजस्टमेंट पिछले 2 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो इसको क्या करना होता है, रिलेवेंट प्रॉफिट में, रिलेवेंट प्रॉफिट से क्या करना होता है, माइनस करना होता है, सॉरी माइनस कह रहा हूं, माइनस तो हो ही चुका है एक बार, ठीक है, उतने से प्रॉफिट कम हो गया, प्लस करना होता है और इसका जो डिप्रिसिएशन होता है वो माइनस करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2021 डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीनरी। अब देखो यहाँ पे दिया ना 1 जुलाई 2021 को, ठीक है, ये गलती हुई है, तो 1 जुलाई 2021 अगर इसके फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये पता है किस फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, 2022 वाले में, क्योंकि मार्च के बाद आता है, 31 मार्च को तो 2021 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2022, क्योंकि मार्च के बाद जुलाई आता है, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, तो 2022 में फॉल करेगा। इसका जो डिप्रिसिएशन होगा पहली बार जब लगेगा कि 2022 में लगेगा, फिर 23 में लगेगा, फिर 24 में लगेगा, इस तरीके से लगता जाएगा, ठीक है। और आगे लिखा 20% लगाना है और किस रेट से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, यानी घटते हुए मूल्य में इसका जो डिप्रिसिएशन है वो लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, पर्टिकुलर, और जितने साल दिए उतने साल के प्रॉफिट, 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट दिए, 5 कॉलम। यहाँ पे देखो मैंने टोटल का कॉलम नहीं बनाया इस बार, बिना टोटल के कॉलम बनाए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है गाइस, सबसे पहला काम आपका होता है जो गिवन प्रॉफिट एंड लॉस है उसको एज इट इज यहाँ पे उतार लेना। जैसे 2019 में प्रॉफिट दिया था 80,000, 20 में 1,05,000 और 21 में 20,000 का लॉस है, 22 में 1,80,000 का प्रॉफिट है, 23 में 20,000 2 लाख का प्रॉफिट है। इसको हमने एज इट इज उतार लिया। इसके बाद एडजस्टमेंट देखो, एक एबनॉर्मल लॉस दिया था 4500 का। कौन सा एबनॉर्मल लॉस बताता हूं, फिर से समझाता हूं, कहां गया 4500 एबनॉर्मल लॉस, यहां पे 4500 कहां दिया है गाइस, 4,500 तो नहीं कहीं दिए हैं। एबनॉर्मल लॉस, दो 2020 के प्रॉफिट में, 2020 के प्रॉफिट में नहीं 4500 नहीं दिया, वो गलती से लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2020 का जो प्रॉफिट है यहाँ पे कह रहा था आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल लॉस 41,500, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस अगर हम पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं तो इससे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, प्रॉफिट उतने अमाउंट से कम हो जाता है। तो सही करने के लिए क्या करना होगा, ऐड बैक कर लेना होगा। तो 41,500 को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। ये गलत है, यहाँ पे 41,500 लिख लीजिएगा आप, ठीक है। इसको क्या कर लीजिएगा, 4500 नहीं बल्कि ये 41,500 आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप। तो ये एक एडजस्टमेंट समझ में आ गई। आइए इसके बाद फिर क्या दिया था, हाँ 2021 में जो लॉस दिया था 20,000 का, इसमें कह रहा था एडजस्टमेंट की आफ्टर कंसीडरिंग एबनॉर्मल गेन ₹40,000, मतलब इसमें 40,000 का एबनॉर्मल गेन भी शामिल था। तो एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, तो 40,000 2020 वाले प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ओवर वैल्यूएशन ऑफ एक सेकेंड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 40,000 जो कहां पे था 2019 वाले प्रॉफिट में। समझो एक बार मैं समझा देता हूं आपको ब्लैंक पेज लेकर के, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये आपका पीएल, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ये आपका क्या है ट्रेडिंग अकाउंट है मान लो, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे मान लो आपको डेबिट साइड, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ठीक है। डेबिट साइड में मान लो आपका टोटल खर्चा मान लो 1,000 है, ठीक है। और क्रेडिट साइड में सब कुछ दिखाने के बाद मान लो 10,000 है, 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। और यहाँ पे मान लो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना था, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना था 5,000, कितना दिखाना था 5,000, ठीक है। तो अगर 5,000 दिखाना था और 5,000 ही दिखाते तो इसमें इस कंडीशन में आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आता वो कितना आता, तो ये हो जाएगा आपका 15,000, और इधर भी रख लेंगे 15,000, और 15,000 में से अगर 1,000 माइनस कर दें तो आपका जो जीपी आता ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना आता
14,000। लेकिन मान लो गलती क्या हो गई, कह रहा कि 6,000 से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया गया, मतलब 5,000 दिखाना था, 6,000 से ज्यादा, मतलब 5,000 ना दिखा करके उसने कितना दिखा दिया, 11,000 दिखा दिया। तो इस 5,000 को ना दिखा करके 11,000। तो अब जरा क्रेडिट का टोटल करो, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21,000। क्रेडिट का टोटल कितना हो जाएगा, 21,000, और उधर भी हो जाएगा 21,000। तो 21,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट इस बार कितना आ जाएगा, 20,000। बात समझ में आ रही, पहले प्रॉफिट कितना था, 6,000, और अब कितना प्रॉफिट आ रहा, 20,000। 20,000 तब आ रहा जब हमने क्लोजिंग स्टॉक को 6,000 से ओवर वैल्यूड कर दिया। तो देखो इसका प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, पहले जो प्रॉफिट हमारा सही आना था वो 14,000 आना था, लेकिन क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को 6,000 से ज्यादा दिखा दिया तो कितना आ गया, 20,000 आ गया। तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, प्रॉफिट बढ़ा या घटा, प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमको 14,000 लाना है तो 20,000 से 14,000 पे जाना है तो क्या करेंगे, 6,000 माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट में, यहाँ टेबल में देखो 6,000 माइनस किया गया है रिलेवेंट प्रॉफिट से, ठीक है। 6,000 नहीं, बल्कि मैंने 6,000 एग्जाम्पल ले लिया था, 40,000 से ओवर वैल्यूड था, ठीक है। तो 40,000 रुपया यहाँ पे माइनस कर दिया गया, एक सेकंड, 40,000 यहाँ पे माइनस कर दिया गया। अब इसके बाद क्योंकि 40,000 रुपया ये 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो जो 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है ये बन जाएगा किसका, 2020 का, क्या बन जाएगा, 2020 का ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक हम कहां दिखाते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने बताया था 2-3 वीडियो में, मैं बता दिया कि अगर डेबिट साइड में चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर पीएल अकाउंट हो, पीएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कोई भी वैल्यू अगर हम एक्स्ट्रा दिखाते हैं तो उससे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कम हो जाती है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। तो इसीलिए 2020 में जो ओवर वैल्यूएशन हुआ क्लोजिंग स्टॉक का उसको एड बैक कर लेंगे। तो याद रखना, एक बार रिलेवेंट ईयर में यानी जिस साल गड़बड़ी हुई है उस साल ओवर वैल्यूएशन आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, और उसके अगले साल क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो जाता है जो कि पीएल के डेबिट या ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, ठीक है। तो क्योंकि उतने अमाउंट से प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम एड बैक कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो गाइस इसी वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, ठीक है, पॉज कर करके पीछे कर करके थोड़ा देखिएगा, आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट और दिया था, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब जो ट्रीटमेंट आपका क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड होता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है अगर ओवर वैल्यूएशन का क्या हो जाए, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो जाए, ठीक है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है 2000, इस वाले प्रॉफिट में देखो यहां बता रहा हूं 2022 में, यहां देखो क्वेश्चन में कह रहा था 2022 कहां गया, एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये एडजस्टमेंट समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया गाइस, जो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन था, जो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन था, एक सेकंड क्या हो रहा है, हाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक का जो ओवर वैल्यूएशन था सबसे पहले हमने क्या किया, रिलेवेंट प्रॉफिट से माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोई भी वैल्यू दिखाने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, विथ एग्जांपल हमने समझा प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो सही करने के लिए हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया। इसके बाद ये जो ओपनिंग ओवर वैल्यूएशन हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, ये अगले साल क्या हो जाएगा, अगले साल क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होता है तो इससे क्या होगा, वो ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, और कोई भी चीज ट्रेडिंग के डेबिट में अगर आती है अननेसेसरी, ठीक है, या गलती से, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट को कम कर देता। तो सही करने के लिए हम अगले साल के प्रॉफिट में जितना ओवर वैल्यूएशन हुआ था यानी कि 40,000 उतना हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया बस। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट था, एक मशीन का रिपेयर कराया गया था, ठीक है, कब कराया गया था एक बार मैं दिखा देता हूं। एक मशीन का यहां पे देखो, एक मशीन का रिपेयर कराया गया था कब, 1 जुलाई कहां गया, 1 जुलाई 2021 को। तो 1 जुलाई 2021 के फाइनेंशियल में ईयर में आएगा, 2022 वाले में आएगा। तो 1 जुलाई 2021 को मशीनरी का क्या कराया गया, रिपेयर, ठीक है। और इसको हमने कहां दिखा दिया, इसको हमने कहां दिखा दिया, अच्छा रिपेयर कराया गया था मशीनरी का, तो इसको हमने क्या, मतलब ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था,
ठीक है। रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, जिसको गलती से हमने मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि उसको हमने क्या ट्रीट कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी यहाँ पे पता है कौन सी कंडीशन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिएगा, ये वाली सिचुएशन है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन जब कर रहा था तो उसमें मैंने बता दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिएगा, लेकिन नहीं, मशीन के ऊपर अगर रिपेयर कराया जाता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और गलती से उसको मशीन में डेबिट कर दिया, मतलब कैपिटल मान लिया। तो जो ट्रीटमेंट आप कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मानने पर, आप क्या करते थे, प्रॉफिट में सबसे पहले ऐड बैक करते थे, फिर डिप्रिसिएशन को माइनस कर लेते थे। तो उसका अपोजिट हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 60,000 रुपये आप माइनस करेंगे और उसके डिप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, 1 जुलाई 2021 किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 2022 वाले में। तो इसीलिए जो 2022 का प्रॉफिट होगा, देखो यही है ना, 2022 वाले ईयर में हम सबसे पहले 60,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 60,000 क्या कर देंगे, माइनस। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं गलती की माफी मांग रहा हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं कि शुरू में जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये बता दिया था कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, नहीं, लेकिन अभी जब मैंने ध्यान से पढ़ा तो यहाँ पे मशीन का रिपेयर कराया गया है, तो मशीन का रिपेयर जो कराया जाता है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, लेकिन गलती से उसको मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया। भाई पीएल अकाउंट में डेबिट करना था ना, लेकिन मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो गलती क्या हुई कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर लिया। और जब रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लेते हैं तो उसका अपोजिट करते हैं। सर किसका अपोजिट, उसी का, यानी कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर रहे थे तो जो हम ट्रीटमेंट करते थे, जो एडजस्टमेंट हम करते थे, क्या करते थे, हम सबसे पहले जितना भी अमाउंट होता था उतने को हम क्या करते थे, रिलेवेंट प्रॉफिट में ऐड बैक कर लेते थे, डिप्रिसिएशन को माइनस करते थे। तो उसका अपोजिट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जो अमाउंट में गलती हुई कि उतना माइनस कर लेंगे और उसके डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेंगे, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मेट बनाया था, वहां से आप देख लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पे रीजन विथ रीजन आपको बता दे रहा हूं कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, रेवेन्यू मानना था, रीजन ये है इसका रीजन ये है कि माइनस क्यों हो रहा है। इसको रेवेन्यू मानना था, मतलब पीएल के डेबिट में दिखाया था, नहीं दिखाया। तो अगर पीएल के डेबिट में कोई भी चीज दिखानी थी, नहीं दिखाया, तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि पीएल के अकाउंट में अगर 60,000 दिखाया जाता तो उतना माइनस हो जाता, तो उतने से प्रॉफिट भी कम हो जाता, लेकिन नहीं दिखाया। तो इसीलिए सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 60,000 माइनस करेंगे, ठीक है। हाँ, उसका डेप्रिसिएशन जो है, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो दिखाया होगा, तो उतने से प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो सही करने के लिए क्या करें, उतना अमाउंट हम जो डेप्रिसिएशन का है वो ऐड बैक कर लेंगे। लेकिन अब डेप्रिसिएशन देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदा है, 1 जुलाई को रिपेयर कराया था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 60,000 का, ठीक है, 60,000 का क्या परसेंट है, 60,000 का 20% और 6 महीने का। तो 60,000 का 20% होता है, 60,000 का 20% कितना होगा, 12,000, और 9 महीने का हो जाएगा 9,000। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये 9,000 किस ईयर के प्रॉफिट से माइनस होगा, 2022 वाले। इसके बाद अगले साल 2023 में भी डिप्रिसिएशन लगेगा, और 2022 में तो पूरे साल 2023 में तो पूरे साल मशीन का यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे पूरे साल का लगेगा। लेकिन याद रखना, क्योंकि इस बार जो है डिमिनिशिंग मेथड से डिप्रिसिएशन निकालना है। तो एक बार देखो, 60,000 की मशीन था, 60,000 को माना गया था, ठीक है। अब 60,000 में से एक बार 9,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका, तो 9,000 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 59,000। अब इस 59,000 का आप निकालेंगे कितना, 20%, ठीक है। तो ये क्यों 10,000 यहां क्यों दिखा रहा है, डिमिनिशिंग मेथड से निकालना था ना। तो 69,000, 60 में से 9,000 माइनस हो जाएगा तो 59, उसका 20%, तो 2 9 18, 8 और 2 25 10, 25 10 और 1 11, ठीक है, 11,800 आना चाहिए। 10,000 क्यों आया, 60,000 का ही 20% निकाल दिया, गलत है गाइस, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिएगा। देखो यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि जो डिप्रिसिएशन लगाना वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगाना है, ठीक है। तो ये 9,000 तो ठीक है आपका, 9,000 इसको, ये तो सही है, 9,000 ये जो डिप्रिसिएशन है ये सही है। लेकिन अगले साल जब डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि डिमिनिशिंग मेथड से लगाना है, तो 60,000 में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 9,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका उसको माइनस करते हैं, यही ना करते हैं। तो बचेगा कितना, 59,000, और 59,000 का फिर हम निकालेंगे 20%, और 20% निकालेंगे तो 2 9 18, 2 25 10 11, 11,800 आएगा। तो ये 10,000 नहीं रहेगा गाइस, ये 11,800, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, 11,800 रहेगा, ठीक है।
देखो अच्छा 2 लाख में से 11,800, हाँ ठीक है। देखो 2 लाख में से जब 11,800 हम माइनस करेंगे, सॉरी 2 लाख में जब हम 11,800 जोड़ेंगे तो ये 2,11,800 हो जाएगा। इसको भी सही कर लीजिएगा, 2,11,800 हो जाएगा। ठीक है, 2,11,800 हो जाएगा। इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 11,800 और इसका टोटल भी सही कर लीजिएगा, 2,11,800 आ जाएगा। 2 लाख ये और प्लस 11,800 ये, तो 2,11,800 आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, देखो अब एडजस्टेड प्रॉफिट हमें निकालना है तो इसका तो 40,000 आ जाएगा। पॉजिटिव क्यों आ गया सब देखो बता रहा हूँ, क्योंकि 80,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, 80,000 का प्रॉफिट था, 40,000 का लॉस है, तो 80 में से 40 माइनस हो जाएगा तो 40,000 पॉजिटिव बचेगा, मतलब प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 2000 मतलब नेक्स्ट ईयर का निकाल लेंगे तो 1,86,500 आ जाएगा और नेक्स्ट का 60,000 का लॉस आ जाएगा और अगले का 1,29,000 आ जाएगा। लेकिन इसका सही कर लेना, ये 2,11,800 आएगा। ठीक है, 2,11,800 आएगा। फिर इसके बाद हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वेट लिखिए 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, A इंटू बी करके, तो 40,000 गुणे 1 40,000, 1,86,500 गुणे 2 तो आ जाएगा 3,73,000, 60,000 गुणे 3 1,80,000 का लॉस आ जाएगा। 1,20,000 गुणे 4 करेंगे 5,16,000 और जो मैंने बताया था 2,10,800 गुणे 5 करेंगे, एक बार करके देख लेता हूं। ठीक है, 2,10,000 आप करके देख लीजिएगा एक बार, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो 2,11,800 गुणे 5 कर लेंगे। आप एक बार देखिएगा क्या 10,51,000 ही आ रहा है। 10 लाख देखो एक बार, 500 ने सुन 5 दूना 10, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, गलत नहीं है, मतलब जब आप 2,11,800 लेंगे, मतलब इसको जब 11,800 लेंगे तो टोटल 2,11,800 आएगा और 2,11,800 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,51,000 ही आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा 40,000 प्लस 3,73,000, मतलब जो एडजस्टेड प्रॉफिट आपने निकालना था उसका सम कर लीजिए। 1,80,000 का लॉस आया था, ये सेटअप हो जाएगा। 5,16,000 का प्रॉफिट था और 10,51,000 का प्रॉफिट था और टोटल ऑफ वेट कितना था 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1,20,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। इसके बाद बस आप गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 1,20,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 3,60,000। एक बार चेक करते हैं कि आपका बुक में आंसर कितना आया है। ठीक है, एक सेकेंड, मोबाइल थोड़ा सा हैंग कर रहा है गाइस। अच्छा, इसमें आंसर नहीं दिया था। ठीक है, तो आपका सेम वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आया सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आंसर आपका आएगा गुडविल का 3,60,000 रुपया। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में जो मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस किए हैं डीके गोयल के, वो आपको समझ में आएंगे। दूसरी चीज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने ये भी आपको समझा पाया होऊंगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन में वेट ना दिया हो और क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए, तो आपको खुद से वेट देना पड़ेगा। और वेट कैसे देंगे, जो सबसे ज्यादा रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसको हम सबसे ज्यादा वेट देंगे, फिर उससे पहले वाले को उससे कम देंगे, उससे पहले वाले को उससे कम देंगे, उससे पहले वाले को उससे कम देंगे। इस तरीके से वेट असाइन किया जाता है। वैसे जनरली क्वेश्चन में वेट जो है असाइन करके दिया रहता है, आपको बस प्रोडक्ट निकालना होता है या बहुत बार क्या करना होगा, आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा, मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगी उसको सही करना होगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एडजस्टमेंट को हम सही कैसे करते हैं, मतलब कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है या फिर कोई एबनॉर्मल गेन है या फिर कोई नॉन रिकरिंग इनकम है, या अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लिया, या फिर ओवर वैल्यूएशन हो गया क्लोजिंग स्टॉक में या फिर ओपनिंग स्टॉक में, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं विथ रीजन आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि क्यों प्लस करते हैं क्यों माइनस करते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कोई चीजें आपको नहीं समझ में आती है, तो सबसे पहले मैं उस बच्चे से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, आपको 100% सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप
आपके मन में कोई क्वेरी बनी रहती है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एक अलग मेथड के साथ मिलेंगे। थैंक यू।